बाजार बोलता है, इसमें हम देखेंगे एफआईज का डर। लगातार तीसरे सेशन एफआईज ने बिकवाली की है और ये थोड़ा सा मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा है। पहले दिन ठीक है, मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया कि एफआईज की सेलिंग आ गई। दूसरे दिन बाइंग की उम्मीद थी, नहीं आई। तीसरे दिन बाइंग की उम्मीद थी, नहीं आई। एफआईज ने सेलिंग कर दी कल 2854 करोड़ रुपए की। अब ये देखना होगा कि मार्केट में एफआईज बायर कैसे बनेंगे, क्योंकि फ्राइडे से लगातार एफआईज माल बेच रहे हैं। यानी कि आपके जीडीपी डेटा से वो खुश नहीं हुए, पहले भी एक्सपेक्टेशन में भी कोई खुशी नहीं थी, और एक्सपेक्टेशन के बाद जब पूरी हो गई एक्सपेक्टेशन, उससे अच्छे डेटा आ गए, तब भी खुशी नहीं है। अब क्या आरबीआई की पॉलिसी इनको वापस लाएगी या कोई ट्रेड डील, वो देखना होगा। 5907 करोड़ रुपए की डीआईज खुश हैं, डीआईज अच्छे से बाय कर रहे हैं। 5908 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए। ग्लोबल इंडिसेस देख लेते हैं एक बार कैसे चल रही हैं, क्योंकि मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स अभी अच्छे चल रहे थे और अभी भी अच्छे ही चल रहे हैं। कोस्पी में करीब 2.5% का उछाल, निकाई में करीब 1% की तेज़ी, हैंसिंग में करीब 1% की तेज़ी, शंघाई करीब 0.5% ऊपर है, और डाउ भी कल 0.5% ऊपर बढ़कर बंद हुआ। तो मार्केट ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो सारेगामा करीब 8.5% ऊपर, गार्डन रीच 7.5%, आइडिया फोर्ट 6.5%, कोचिन शिपयार्ड और EIH एसोसिएटेड होटल करीब 4 से 4.5% ऊपर। तो आज डिफेंस शेयरों में एक बार फिर थोड़ा सा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो स्पार्क करीब 19% नीचे है। ABFRL यहाँ पर जब से डिमर्जर हुआ ये काउंटर लगातार गिरावट दिखा रहा है, आज 10% नीचे। MMTC करीब 4.5% नीचे, इंडिया सीमेंट 3.5% नीचे, और सैनको गोल्ड करीब 3% नीचे है। लेकिन ग्लोबल खबरों की तरफ रुख करते हैं। एक खबर रचित जी ने हमें बताई कि किस तरह से मार्केट डरा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी बातें भी करते हैं। अमेरिकी चिप शेयरों में कल तेजी देखने के लिए मिली। अमेरिका चीन के राष्ट्रपति की बातचीत जल्द होने जा रही है। दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि खासतौर से अमेरिका की साइड से कि इस वीक में ये बातचीत हो जाएगी। दोनों राष्ट्रपति बात करेंगे, ट्रेड डील को लेकर बात करेंगे, अपनी दूरियां मिटाने की बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा शायद अमेरिकन मार्केट्स को पसंद आया और कल अमेरिकन मार्केट्स तेज भी हो गए। चाइनीज़ मार्केट को भी थोड़ा सा ये राहत देने वाली बात लग रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं चाइना की मार्केट में भी ठीक ठाक तेजी आ रही है। वहीं देखें तो अमेरिका ने अन्य देशों से भी उनके बेस्ट प्रपोजल आज तक जमा करने के लिए कहा है, उनसे सभी देशों से कहा है। ये एक इंटरनल रिपोर्ट है जो अमेरिका में एक रिपोर्ट के माध्यम से आई है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने सभी देशों से कहा है कि आप अपना बेस्ट ऑफर हमें दे दें, और उसकी आखिरी डेट आज है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा देश किस तरह का बेस्ट ऑफर देता है ट्रेड डील को लेकर, क्या क्या वो ऑफर देते हैं, इंसेंटिव देते हैं। क्योंकि 9 जुलाई को रेसिप्रोकल टैरिफ की जो डेडलाइन थी वो अमेरिका की तरफ से समाप्त हो जाएगी। हालांकि अब भी 1 महीना है, तो सभी देशों के वो प्रपोजल इवैल्यूएट करेंगे, उसके हिसाब से ही वो आगे कार्रवाई करेंगे। कनाडा और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील जल्द होने वाली है। तो ये कुछ एक ट्रेड डील्स को लेकर बातचीत हो रही है। रचित भाई ये बताइए कि ये जो एक तो चाइना के साथ ट्रेड डील, ये अमेरिका के शायद मंदी से वापस ले आएगी। जो आशंका है कि अमेरिका में मंदी आने वाली है, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि चाइना इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है कि जब उनके साथ ट्रेड डील हो जाए तो वो हर तरह का प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट कर सकता है और सही प्राइस पे कर देगा। तो इन्फ्लेशन कंसर्न और जो उनके रॉ मटेरियल कंसर्न वो दूर हो जाएगा। वहाँ कनाडा से भी अगर ट्रेड डील कर लेंगे तो उनको अपने देश में दिखाने के लिए भी हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कि हाँ जी हम ट्रेड डील कर रहे हैं, इतने भी रिजिड नहीं है। तीसरा कि बाकी देशों से भी बेस्ट प्रपोजल मांगे। अब अगर 20 देशों ने भी बेस्ट प्रपोजल दिए तो 2 तो पसंद आएंगे, 5 तो पसंद आएंगे। तो 9 जुलाई तक कम से कम 5-7 डील तो ये कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। तो मार्केट कैसा बिहेव करेगा? अमेरिकन बेस्ड शेयर जो हमारे इंडिया में लिस्टेड है, लाइक IT कंपनीज और जो चिप कंपनीज हैं, जो क्योंकि हमने कल चिप कंपनीज में वहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिली, सेमीकंडक्टर कंपनीज में तेज़ी देखने के लिए मिली, कैसे बिहेव करेंगे सर? सर देखिए, आप ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और अब इट इज हाई टाइम कि ऐसा होएगा ही होएगा। इसके पीछे का कारण मैं आपको और बता देता हूँ। पिछले हफ्ते जो हमने देखा था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कोर्ट में भी एक उन्होंने पारित किया था एक फैसला कि ये सही तरीके से सिचुएशन नहीं बना रहे।
फिर वो टैको वाला इंसिडेंट हो गया था जहां पे ये बात हो गई थी कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट करके एक मीडिया पर्सनल ने पूछ लिया था। लास्ट नहीं तो कॉफन था सर, जिस तरीके से एलन मस्क अब अपना कॉर्नर करते जा रहे हैं, तो हम्म। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी ये चीज समझ में आ गई कि भाई जिस तरीके से मैं हर एक इंसान, हर एक देश को एक लाठी से हाके जा रहा हूँ, वो नहीं चलने वाला है। दैट इज द रीजन वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो रहे हैं, और अब ये बहुत स्पीडली इनको काम करना पड़ेगा टू सेव हिज फेस। डेफिनेटली जैसे ही ये अनसर्टेनिटी आपकी बाहर जाती है, उससे आप देखेंगे कि मार्केट में भी एक स्टेबिलिटी तो आएगी ही आएगी। उसके साथ साथ जो अभी हम कुछ आंकड़े देख रहे हैं एफआईआईस के, जो कंटिन्यूसली सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, उस पे भी आपको रोक देखने को मिलेगी। मार्केट भी एक अपसाइड दिखाएगा और एफआईआईस भी वापस आएंगे। अगर ये चीजें वापस पूरी तरीके से सेटल हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपको एक अपसाइड मार्केट में देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिक सेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं राहत आपको आईटी में मिलेगी ही मिलेगी। और ये सर मोस्टिव आप देखें, हमने आप ही के शो में एक बार आप ही ने मतलब अपन ने डिस्कस किया था 146 की रेंज में, और जिस तरीके से ये मूव करता हुआ गया है, उसके साथ साथ आप देखिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मा में भी एक रिलीफ आपको देखने को मिल सकता है। और आज सर 4 जून है, आज से ही वो आई थिंक रात के 12 बजे से इम्प्लीमेंट करेंगे मेटल पे 50% टैरिफ की जो बात हो रही थी। अगर वो चीज भी हट जाती है तो जो आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मेटल्स में देखी थी, वो भी आपको रिवर्स होती हुई दिखेगी। मगर इस पर्टिकुलर चीज में मैं एक चीज बार बार बोलना चाहूंगा कि टैरिफ का डेवलपमेंट पे तो हमें नजर रखनी ही रखनी है। नॉट टू फॉरगेट, जिस तरीके से मैंने शो के स्टार्टिंग में भी बोला था, क्योंकि सर अभी ओवर द लास्ट नाइट भी बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन देखा गया है रशिया की तरफ से, और वो मोबिलाइजेशन एक नॉर्मल मूवमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो एक तरफ तो ट्रेड डील हो जाने की और एफआईएस की वापस लौटने की खुशी भी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर रशिया ने कोई एक्शन लिया, और सर ये कोई नॉर्मल एक्शन नहीं होने वाला। अब देखिए, इफ आई एम करेक्ट विद माय फिगर, 1197 डेज हो गए हैं इन लोग को लड़ते लड़ते, करीबन 3.25 साल से ये लोग लड़ रहे हैं, और आज तक रशिया ने इतना एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया था। एक पोलराइजेशन भी आपको होते हुए दिख सकता है, जिसमें अगर हम बोले कि एक जो नई टर्मिनोलॉजी चालू हो गई, रिक कंट्रीज, रशिया, इंडिया, चाइना, ये पोलराइजेशन भी होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली हमें यूएस साइड भी नजर बना के रखनी होगी। बट नॉट टू फॉरगेट, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मार्केट को अगर कोई बड़ा डेंट आ सकता है तो वो रशिया के मूवमेंट से आ सकता है, और वो ग्लोबल मार्केट्स में आपको आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। तो ये कुछ एक कॉज ऑफ ए कंसर्न और जो पॉजिटिव हैं उसकी भी बात की हमने। लेकिन आप सर एलन मस्क की बात कर रहे थे, ट्रम्प से नाराज़ हो गए हैं एलन मस्क, ये भी एक खबर है। उन्होंने कल अपने एक्स जो उनका ट्विटर कहलाता था पहले, उस पर जो ट्वीट किया है वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने ट्रम्प के टैक्स बिल को ही की आलोचना कर दी और कह रहे हैं कि बिल्कुल बेकार बिल है ये, और बिल के फेवर में जिन लोगों ने वोट दिया अब वो उससे भी ज़्यादा बेकार लोग हैं। तो मतलब ये दोनों ही बड़े वॉलेटाइल हैं। मतलब एलन मस्क अभी तक ट्रम्प के साथ काम कर रहे थे, अब एलन मस्क उन्हीं की पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टैक्स बिल से अमेरिकी इकोनॉमी पर बोझ बढ़ेगा और ये बेकार बिल है। ये सर इसको कैसे माने? कुछ इन दोनों के बीच में अनबन हो गई है? ऐसे ही जो स्टेटमेंट देने की आदत है इन दोनों को, कुछ ना कुछ ये वही स्टेटमेंट है, और इससे क्या कुछ होगा? क्योंकि अगर एलन मस्क कहीं पर एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए इंडिया में भी मैं पढ़ रहा था कि कुछ उनको ज़मीन वगैरह मिल रही है प्लांट के लिए, तो ये और ट्रम्प खुश नहीं है, तो इससे होगा क्या? इंडियन ट्रेड पे भी कोई असर पड़ेगा? सर देखिए, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी जो है ना, वो आप ऐसे मान लीजिए दो साइकोपैथ्स आप एक साइड लेके चल सकते हैं। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग सच काइंड ऑफ अ वर्ड, बट सर ट्रंप हैज प्रूवन इट टाइम एंड अगेन कि जिस तरीके से वो अपने डिसीजंस, जिस तरीके से वो अपनी बातें करते हैं, ही इज अ वेरी इरेटिक मैन। इनफैक्ट सर मैं तो यहां तक बोलूंगा आपको कि जो ग्रोइंग अप जनरेशन है ना, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि माई 13 ईयर ओल्ड डॉटर, शी अप्रोच मी और बोली कि पापा ये ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं, और नॉर्मली तो है, हम भी तो ऐसे कर लेते हैं, लोग इतना ज्यादा एंटी ट्रम्प क्यों हो रहे हैं, मूड बदल गया तो बदल गया। तो आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली, मैंने कहा बेटा
आपको क्या खाना है नहीं खाना है, आपको क्या पहनना है नहीं पहनना है, वो डिसीजंस आप चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। बट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ पोजीशन वेर इन इट इज सो इम्पोर्टेंट, और आपका एक एक डायलॉग बहुत मोबिलाइजेशन कर सकता है फोर्सेस का, फंड्स का, और बहुत सारी चीजों का, तो यू कैन नॉट बी दिस इराटिक। सर ये जो जनरेशन है ना जो बढ़ रही है, उसको ये देखने को मिल रहा है कि जिसे हम वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन बोलते हैं ना, वो इतना इराटिक आदमी बनता हुआ दिख रहा है। और सर एलन मस्क साहब के लिए तो क्या ही बोला जाए, उन्होंने पहले भी खूब सारे ऐसे डिसीजंस लिए थे, और कहीं ना कहीं ये जो आज इनका अनाउंसमेंट आया है सर, जैसे ही इन्होंने डॉज से रिजाइन किया था, वैसे ही लग गया था कि अब ये एक प्रॉपर स्टैंड लेने पे आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल सकती है, बट सर मैं तो एक चीज बोलूंगा, अच्छा है दोनों पे झगड़ा हो जाए, अच्छा लंबा झगड़ा हो जाएगा, तो जो फेवर कर रहे थे एलन मस्क साहब को टेस्ला को इंडिया में लेकर आने के लिए, और हमारे टाटा मोटर्स और महिंद्रा को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर बोलेंगे भाई तू मेरे साथ दे, तू अपने हिसाब से लड़, मैं अपने हिसाब से लड़ता हूँ। मतलब ये तो देखिए आगे की जो सिचुएशन बनेगी, बट हाँ ये बात सही है सर, अगर आपका कोई इतना क्लोज एलाई आपके अगेंस्ट आके स्टेटमेंट देने लग जाता है, देन योर एंटायर वर्किंग, योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग गेट्स क्वेश्चन। और ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा जो कि ट्रम्प साहब के लिए अब बनने वाला है। इसीलिए हम ये बात देख रहे हैं कि अब वो जो एक जल्दबाजी कर रहे हैं, टॉप ऑफर्स मंगा रहे हैं, सारी चीजें क्लोज करने की बात कर रहे हैं। पहले तो ये बात भी होने लगी थी कि 90 दिन में तो होगा ही नहीं, इतना बड़ा प्रोडक्ट लाइनअप है, हर कंट्री के साथ बैठ के बिल्कुल। डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा। अब वो सारी चीज क्लोज करना चाह रहे हैं। उसके पीछे जो बैकलैश है जो उनको अपनी ही कंट्री में देखने को मिल रहा है, और उनके जो करीबी लोग हैं वो भी अब जिस तरीके से रिएक्ट करने लग गए हैं, अब एक प्रेशर बनता जा रहा है, जिससे सिचुएशन अब बाकी देशों के लिए थोड़ी सी कंट्रोल में आती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो ये इस समय सिचुएशन कंट्रोल में आएगी अगर ट्रम्प के खुद के लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो ये कभी कभी कहते हैं कि बैड डेटा इज़ ए गुड डेटा फॉर द मार्केट्स, एंड लड़ाई कभी कभी अच्छी होती है विद इन द पॉलिटिकल सर्कल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि निकल कर आ रही है। चलिए अगली कुछ खबरें लेते हैं। रचित भाई, आज ना थोड़ा सा मूड उस तरह का है कि मार्केट में 3 दिन की हो गई, हमने देख लिया कि थोड़ा परेशानी रही है मार्केट में। एक तो आई नो कि ज़्यादातर जो भी हमारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होते हैं वो 2-3 चीज़ों में बड़ा ध्यान रखते हैं। एक तो क्रिकेट बहुत देखते हैं, आप भी देखते हैं सर? पर मैं वैसे क्रिकेट को बहुत स्ट्रांगली फॉलो नहीं करता हूँ, बट अरे क्योंकि कल का मैच एक बहुत अहमियत वाला मैच था, और यूजुअली मतलब इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर माय किड्स एज वेल कि मैं बैठ के मैच देख रहा था, और मैंने आखिरी का ही थोड़ा सा पोर्शन देखा था, उस टाइम तक ही फ्री हो पाया था, एंड आई जस्ट वांटेड कि कैसे भी करके बस आरसीबी इस बार क्योंकि सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद विराट कोहली जो है वो रिटायर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोल दिया नाउ आई कैन हैंग माई बूट्स। कल उन्होंने अपने जब वो स्पीच दे रहे थे, एक ऐसी मीडिया पर्सनल से बात कर रहे थे, तो वो सर एक थी बिल्कुल। अंदर टीस रह जाती है। मतलब आई डोंट फेवर एनी टीम एज सच, बट एक रहता है ना सर, आप इतना पढ़ते हैं देखते हैं, आपको एक फीलिंग आने लग जाती है, एक सोशल फिगर जो होते हैं ना उनके साथ आपका एक कनेक्ट बन जाता है बिल्कुल। कि नहीं यार अब तो इस बेचारे को जिता दो, 18 साल हो गए, अब फाइनली तपस्या इस पूरी बार हो गई। नहीं। 18 नंबर की, तीन। 18 नंबर की वो जर्सी पहनते हैं, और 18 साल ही लग गए इस चीज़ को लेकर। कल काफ़ी बातें हो रही थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिजनेस एंगल से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आरसीबी पहली बार जीती आईपीएल, ठीक है 18 साल बाद जीती। विराट कोहली के खाते में भी 18 साल बाद पहली बार कोई आईपीएल का खिताब आया, क्योंकि रोहित शर्मा और धोनी ये भी आईपीएल से अपनी अपनी फ्रेंचाइज से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है, अगर बिजनेस एंगल देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इसकी ऑनर है आरसीबी की, और 2024 तक आरसीबी की मार्केट वैल्यू करीब 1013 करोड़ थी। यानी कि 2024 में 2023 के मुकाबले ये वैल्यू करीब 67% बढ़ी थी, यानी करीब 500-400 करोड़ के बीच में फ्रेंचाइज की वैल्यू थी जो ट्रेड हो रही थी, और 2024 में अचानक से सर्ज आया, 1013 करोड़ हो गई। अब इम्पॉर्टेंट हो गया कि अब चूंकि आरसीबी आईपीएल जीत भी चुकी है, तो ये जितनी स्ट्रांग टीम मानी जाती थी, स्ट्रांग प्लेयर्स को लेकर आती थी, जीत नहीं पाती थी, तो इसके साथ थोड़ा सा एक चौकर्स वाला टैग लगा हुआ था 3 बार फाइनल हारने के बाद। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरसीबी के प्रिंसिपल पार्टनर एक्साइड और रिलायंस जियो भी हैं। सर देखिए, अगर एक फ्रेंचाइज फाइनल जीतती है और इतना बड़ा फाइनल जीतती है, तो लगता है कि आपको उसकी वैल्यू में इजाफा होगा, और वैल्यू में इजाफा होगा तो मैं थोड़ा सा यूनाइटेड स्पिरिट्स को समझना चाहता हूँ,
क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो टोटल मार्केट कैप है वो कुल 7800 करोड़ है। अब माफ़ कीजिएगा, जो टोटल मार्केट कैप है वो 1,14,000 करोड़ है। अब अगर इसमें आरसीबी की वैल्यू मान लीजिए यहाँ से डबल भी हो जाती है तो 1,000 करोड़ रुपए ऐड हो जाएंगे उसकी टोटल वैल्यू में। आपको लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स को रिएक्ट करना चाहिए आरसीबी के जीतने के बाद? हालांकि अभी तक तो फ्लैट पड़ा हुआ है, कोई खास रिएक्शन आया नहीं। दूसरा, जो प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं उनकी भी ब्रांडिंग थोड़ी सी, अब उनको भी फ़ायदा मिलेगा ब्रांडिंग का कि भाई हमने एक ऐसी टीम को ब्रांड पार्टनर किया जो कि आईपीएल जीत गई, एक्साइड जैसी कंपनीज को। कुछ होता है सर, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए था? सर देखिए, एक चीज जो मैं समझ पाता हूँ ना, वो ये होती है कि जब भी आप ऐसी कोई ब्रांडिंग करते हैं या आपकी कोई ऐसा एक मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, जैसे अभी आपने 1,000 करोड़ रुपए की ये बात करी, लुकिंग एट द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन एट अराउंड 1.14 लाख करोड़, 1,000 से फर्क तो नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, डेफिनेटली एक चीज है सर कि आपका ना जो ब्रांड है उसकी एक पब्लिसिटी भी होने लग जाती है। मतलब जैसे आप देखिए कि आज आपके पास कोई और कारण नहीं था एक्साइड का नाम लेने का या रिलायंस जियो का नाम लेने का या यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम लेने का। नाउ बिकॉज दिस थिंग हैज हैपेंड, एक एक ट्रस्ट, एक जैसे बोलते हैं ना, इनटैंजिबल वैल्यू में जरूर आपको एनहांसमेंट देखने को मिलता है। और सर हमारे बैलेंस शीट में भी हम देखते हैं ना, गुडविल और इंटेंजिबल वैल्यू की जो हम बातें करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एक जरूर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जो कि इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको जरूर एक बेनिफिट दे सकता है। बट हाथ के हाथ स्टॉक रिएक्ट करे ऐसा कुछ अभी होता हुआ नहीं दिखता। बट हाँ सर, फर्क पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है अगर आपकी टीम जीत रही है एंड इफ यू आर वन ऑफ द की पार्टनर्स। डेफिनेटली आपका एक जो एक ब्रांड बिल्डिंग है, और ब्रांड बिल्डिंग से ही आप देखिए सारे बिजनेसेस रन करते हैं, तो ब्रांड बिल्डिंग भी होगी, इंटेंजिबल वैल्यू जो आपके बैलेंस शीट में होती है उसमें भी एक एनहांसमेंट देखने को मिलेगा, और ओवरऑल आपको बेनिफिट तो देखने को मिलेगा ही। तो बोलते हैं ना कि काना मामा या अंधा मामा, बिल्कुल। तो काना मामा वाली सिचुएशन पे अभी आ गए हैं, तो उसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। 18 साल से तो बेचारे अंधे मामा ही थे। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के काउंटर पर नज़र रखनी चाहिए। वैसे एक्साइड इस समय डेज हाई पर आ गया। बात करते करते एक बार मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगा, जरा एक्साइड का माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी पीसीआर टीम से बोलना चाहूँगा कि जरा एक बार एक्साइड का चार्ट दिखा दें दोबारा से, इंटरडे चार्ट, क्योंकि एक्साइड के शेयर में मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा निचले स्रोत से अच्छी खरीदारी। देखिए डेज हाई के करीब इस समय काउंटर आ गया 380 से 385 की रेंज पे। चलिए अच्छी बात है। तो ये आरसीबी का अगर इम्पैक्ट है या लोगों का अटैचमेंट है तो अच्छी बात है। और थोड़ा मार्केट भी मार्केट तो हाँ सर। सर ये मनी नाइन इम्पैक्ट है, आप इसको ऐसे समझिए कि अभी तक कोई बात नहीं हो रही थी और एकदम से आपने बात करी और उसके बाद जो एक रिएक्शन देखने को मिल गया स्टॉक को। वी शुड नॉट पुट इट लाइक दिस, बट हाँ रियलिटी है सर, आपके फॉलोअर्स हैं और वो फॉलोअर्स देख के कहीं ना कुछ तो कर ही रहे हैं, जो आपने देखा कि आपके बोलने के बाद ही इसमें हलचल आई, वरना ये सुस्त बैठा हुआ। थैंक यू सर। बिल्कुल देखिए ये सब दर्शकों का प्यार ही रहता है। और अगर उनको कोई चीज़ देखिए बिजनेस एंगल से समझ आनी चाहिए, बिजनेस एंगल बताना हमारा काम है, समझना, इवैल्यूएट करके उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनका काम है सर। बस ये बताना हमें था कि 1,013 करोड़ रुपए की आरसीबी की वैल्यू थी 2024 तक, जो कि अब शायद और तेज़ी से बढ़ेगी। पिछली बार तो हारे थे तो 67% बढ़ गई, इस बार तो जीते हैं तो शायद वैल्यू आई थिंक बढ़नी ही चाहिए। ये तो पक्की बात हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या होता है सर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रचित भाई, थोड़ा सा आज आपको मैं ऑफ मार्केट भी ले जा रहा हूँ, लेकिन मार्केट से बाहर नहीं करूँगा सर। शादी डेटिंग के शेयरों में गिरावट आ रही है, और ये इंडिया में नहीं आ रही, दुनिया में आ रही है। शादी वाले शेयर जो शादी कराते हैं, मैरिज वाले, और डेटिंग वाले जो डेटिंग कराते हैं, उनके शेयरों में गिरावट आ रही है। कल अमेरिका में बम्बल का शेयर अमेरिका में 6.5% गिर गया। 2025 में मतलब अभी तक इस साल में ये काउंटर 29% ऑलरेडी गिर चुका है। मॉर्गन स्टैनले ने कल इस शेयर को डाउनग्रेड किया और उनका कहना है कि जैनजीज जो हैं उनके बीच में ये इसकी लोकप्रियता घट रही है। अब मॉर्गन स्टैनले कह रहे कि इसके जो रेवेन्यूज़ हैं 12% घटने का अनुमान है इस साल में। अब वहीं मैंने फिर देखा कि भारत की जीवन साथी कंपनी जो है, जो Naukri.com के अंडर में आता है, जीवन साथी ब्रांड, उसका शेयर भी 2025 में 18% ऑलरेडी टूट चुका है। मैट्रिमनी
जो शादी का ही कामकाज कराती है इंडिया में, उसका शेयर नवंबर से 41% टूट चुका है। सर ये हो क्या रहा है? मतलब ये तो शादियां टूटती सुनी थी, ये तो शादी के शेयर, डेटिंग के शेयर टूटने लग गए। रचित भाई, करना क्या इनमें? पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नेशनल टेलीविजन पे पूछना, और वो भी उस इंसान से जो 16 साल से शादी के बंधन में बंधा हुआ है, अगर उसके मुंह से आप सच सुन लेंगे तो हो सकता है सर उसको आज घर जाने का कोई कारण ही ना बचे, क्योंकि यहाँ पे अगर सच बोल दिया तो फिर घर जाते वक्त क्या क्या सुनने को मिल जाएगा। बट सर एक जोक्स अपार्ट, एक रियलिटी आप ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं देर आर टू फैक्टर्स वर्किंग बिहाइंड इट, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक तो क्या हो गया सर, जब आप देखते हैं ना व्हेन इकोनॉमी इज रीलिंग अंडर प्रेशर, तो ये जो डेटिंग और ये जितने भी लग्जरी स्पेंडिंग्स होती हैं, और इसको लग्जरी स्पेंडिंग्स क्यों लेंगे सर, क्योंकि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को जब मीट कर लेते हैं ना, उसके बाद ही आप इन पर्टिकुलर चीजों की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ये लग्जरी स्पेंडिंग्स हो गई, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर बेसिक स्पेंडिंग, डेली स्पेंडिंग्स। तो कहीं ना कहीं जब, क्योंकि सर हम लोग को ये चीज इतनी ज्यादा स्ट्रांगली फील इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज वी आर नॉट रीलिंग अंडर दैट मच ऑफ प्रेशर जो कि बाकी के आपके यूएस के मार्केट्स और ये सारे मार्केट्स फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट सर अब वो डेटा पॉइंट मेरे से थोड़ा सा मिस आउट हो गया, बट जब हम यूएस टैरिफ्स की बात कर रहे थे तो ये बात भी आई थी कि टॉप 10% जो क्रीमी लेयर है वही यूएस की 50% प्लस स्पेंडिंग की बात करता है। रिमेनिंग 90% जो है उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा कमती है, और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जिस तरीके से इकोनॉमी डीग्रोथ करती जा रही है। उसके साथ साथ सर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये अब जान के बड़ा अजीब लग रहा है। एक ना जो जेंजी की आप बात कर रहे हैं, या हमारे जो यूथ की बात हो रही है, हु आर इन देयर लेट टीन्स और अर्ली ट्वेंटीज, एक आइडिया ऑफ कमिटमेंट बहुत हद तक ना आप देख रहे हैं कि अब सिस्टम से बाहर हो रहा है। पीपल आर गेटिंग रिलक्टेंट, लोग बोलते हैं कि नहीं हम पहले करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, या वो जो सोशल मिंगलिंग है उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, दे डोंट वांट टू कमिट। और ये कमिटमेंट फोबिया आप देखेंगे सर अपने आसपास भी ना आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वो रिलक्टेंस और इंटरनेशनल मार्केट में स्पेंडिंग को लेके जो एक प्रॉब्लम आ रही है ना कि लोग नहीं स्पेंड करना चाह रहे, क्योंकि हमारा तो क्या है शादी.com है, वो डायरेक्ट कमिटमेंट की बात कर रहा है, और यहाँ कमिटमेंट फोबिया की बात हो रही है। और बम्बल जो है वो डेटिंग ऐप तो है, मगर जब आपके पास पैसे की स्केर्सिटी होती है ना, तो ये स्पेंडिंग्स जो होती हैं आप इनको कर्व करने की कोशिश करते हैं, और अभी ये आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा और डाउन साइज भी होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और तो कोई रीजन नहीं है ना? लोग शादी से विमुख तो नहीं हो गए हैं? नहीं नहीं सर हो गए हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक रियलिटी है। मतलब आप ये बात, आपको ये बात जान के बहुत अजीब लगेगी, आई हैव पीपल लाइक इन माय ऑफिस, या आप मल्टीपल ऑफिस में और जगह भी जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो, मैं तो सर आपको पता ही है, मतलब रचित व्हेन भाई, आई ये डर स्टार्ट डर आप ही ने फैलाया या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं आपके फैलाया ऑफिस में, सर। अगर आपके हाँ, ऑफिस में लड़के शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो आपने कुछ डर फैला दिया लग रहा है कि नहीं शादी नहीं बड़ी डर नहीं, गड़बड़ होती है, डर नहीं ये होता है, फैलाया वो सर, होता मैं है। आपको बता रहा हूँ रियलिटी ये है। यूथ आजकल देखिए, मतलब मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ सर, हम शायद एक हम उम्र ही हैं। हाँ। हमारे टाइम पे क्या था ना सर कि शादी वॉज वन ऑफ योर अल्टीमेट गोल्स ऑफ लाइफ सेटलमेंट। हम लोग को ये चीज वी वर फेड इनटू आवर ब्रेन्स की शादी कर ली मतलब सेटलमेंट, क्या एक और कदम हमने आगे बढ़ा लिया जीवन में, और फिर बच्चे कर लो, ये हमको समझाया जाता था। सर ये जो यूथ है ना, ये ना तो सुनने की तैयारी में है, और इसको अगर आप बोल दो ना शादी कर लो, तो ये ऐसी ऐसी बातें आपको बोल के चले जाते हैं कि आपका ही जो डिसीजन आपने 15-16 साल पहले लिया था ना शादी का, वही आप सोचने में बैठ जाते हो कि यार ये इंसान मेरे से ज्यादा समझदार क्यों फील हो रहा है मेरे को अभी। पीपल आर टॉकिंग अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, और सर ये सही नहीं है। इसका मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल दे सकता हूँ, आप देखिए जापान जाके देखिए अभी जो सिचुएशन है जापान में, आपने देखा लोग रिलेशनशिप और इन सब चीजों से दूर हुए, वहां पॉपुलेशन की स्कैर्सिटी हो गई। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे ये चीज देखने को मिली, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री सर, वहां पे तो आप जाएंगे आपको सिटीजनशिप तक देने को तैयार हो जाती हैं कुछ कुछ कंट्रीज। तो सर ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि अर्बन मॉडर्नाइजेशन का ही पार्ट है कि हम ऐसे स्टीरियोटाइप कमिटमेंट्स जो हैं इससे मूव आउट करते जा रहे हैं, और सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ भी ना एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ रहा है। मतलब आई लिव इन अ सिटी लाइक जयपुर, I have a daughter of 13 and son of 11. If you ask me today, very frankly, कि भाई आपका क्या नजरिया है, तो मैं यही बोलूंगा भाई सब कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो बाकी भी सब जी रहे हैं, ये भी जी लेंगे। एक जो चेंज आ रहा है ना,
हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई थी कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये बात होती थी, अरे साहब आपका 26 साल 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, शादी क्यों नहीं हो रही, कोई खराबी तो बिल्कुल। नहीं है लड़की में, या कोई खराबी तो नहीं है लड़की में। आजकल सब नॉर्मल हो गया है। तो ये एक सोशल चेंज है जो आपको देखने को मिल रहा है, और ये बढ़ेगा आगे। बिल्कुल, ये सोशल चेंज इनफैक्ट मतलब शेयरों के कंपनियों की सोच पर भी अब दिखने लगा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर दो शेयर शादी से जुड़े हुए जीवन साथी का जो नौकरी डॉट कॉम उसकी प्रमोटर कंपनी है, क्योंकि नौकरी डॉट कॉम के अंडर में एक उनका प्रॉपर्टी वाला बिजनेस आता है, एक नौकरी वाला आता है, एक जीवन साथी आता है। तो ये तीन मेन वर्टिकल आते हैं। फिर उनके एक दो जगह स्टेक्स भी हैं। आई थिंक उनका इसमें इटर्नल में भी स्टेक था, और उनका एक दो और कंपनीज में स्टेक है। तो उनकी एक इन्वेस्टमेंट आर्म भी है। तो उसके शेयर में 18% की गिरावट आई। चलो उसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मैट्रिमनी तो केवल उसी काम में 41% टूट गया नवंबर से। फिर वहाँ पर बम्बल और टिंडर टूट रहे हैं अमेरिका में, उनके शेयरों में गिरावट आ रही है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में ही परेशानी चल रही है। जी सर। फिर इसमें मैं एक और चीज आपको ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए ये जो करंट यूथ है ना, ये कमिटमेंट को लेके कितना ज्यादा फोबिक हो रहा है कि इनकी जो, मतलब आप एक चीज नोटिस करिएगा सर, हम लोग क्या है उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहां पे हमारे लिए क्या बिल्कुल। होता था, कोलगेट, पेप्सोडेंट। ये आ गए हैं, ये बोलते हैं नहीं ये पता नहीं कौन कौन से तो टूथपेस्ट काम में लेने लग गए। दे आर रेडी टू स्विच, देयर ब्रांड रॉयल्टी इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। मतलब पहले क्या होता था सर, ब्रांड रॉयल्टी की वैल्यू क्यों होती थी, क्योंकि आपने एक ब्रांड बना ली ना, तो लोग उस ब्रांड की प्यार में आपके रेगुलर रिकरिंग कस्टमर बन जाते थे। आजकल सर वो चीज भी बिल्कुल आपको एब्सकॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इरैटिक मूवमेंट्स होते हैं। मतलब आप ये देखिए कि जो हमारे स्विगी जोमेटो और ये जितने भी लिस्टेड का एंटिटीज हैं, इनके नंबर्स, और अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में भी देखेंगे ना, तो ये जो इन यूथ को केटर करने वाला एक पर्टिकुलर एंटिटी है ना, उनमें आपको बहुत भारी फ्लक्चुएशन दिखेगा, क्योंकि ऑफर सेंट्रिक मूवमेंट ज्यादा हो गए हैं। ब्रांड रॉयल्टी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, और कमिटमेंट की तो हमने बात कर ही ली है। तो सर ये जो आप इकोनॉमिक का एक कनेक्शन बता रहे हैं ना, वो आपको इससे भी देखने को मिल सकता है कि हम लोग कैसे थे कि नहीं साहब मारुति की गाड़ी खरीदेंगे या महिंद्रा की गाड़ी खरीदेंगे। ये बोलते हैं भाई साहब कौन सी गाड़ी दिखने में अच्छी है, चलने में अच्छी है, और वट एवर दे वॉन्ट आउट ऑफ अ कार, वो अगर है किसी भी ब्रांड की है वो हम खरीद ठीक लेंगे। है। और उसके लिए आप देखिए ना, BYD इज सच अ बिग सक्सेस स्टोरी सर। अभी ये कंपनी आई थी और ग्लोबली इसने टेस्ला को ओवरटेक कर लिया है। इट्स अ चाइनीज ब्रांड। सो ब्रांड रॉयल्टी जो है ना, या बिल्कुल। लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रांड, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। कमिटमेंट की वैल्यू भी खत्म होती जा रही है। तो मार्केट सेंटिमेंट भी उसी तरीके से आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। अगली खबर सर बढ़ता हूँ एचडीएफसी बैंक के लिए, जो कि उनकी सब्सिडी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल गई है। 12,500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ का साइज़ होगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का ओएफएस होगा, और 2,500 करोड़ रुपए के नए शेयर भी जारी होंगे। राजीव सर, इस समय देखें तो एचडीएफसी बैंक कुछ दिन से तो एक रेंज में रहा है। एक अब इसके लिए दो फैक्टर जुड़ गए हैं, एक आरबीआई की पॉलिसी, दूसरा अपनी सब्सिडरी का आईपीओ। इसमें करीब इनका 94% स्टेक है। तो अब कैसे ट्रेड करेगा एचडीएफसी बैंक? आज हालांकि आधा परसेंट ऊपर है, लेकिन जितनी रिएक्शन किसी और काउंटर पर आती है, उतनी तेज एचडीएफसी बैंक पर नहीं आ रही है। सर, ये आएगी या नहीं आएगी? पर अभी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आपने ना बिल्कुल मेरे को वो वाली फीलिंग दे दी कि कई कबार होता है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको फ्री पीरियड में जो टीचर होते हैं ना वो गेम्स खेलने भेज देते हैं। अभी तक जितने डिस्कशन हो रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। रैंडमली बैठ के वी वर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, और एकदम से जैसे हम HDFC बैंक पे लेकर आ गए ना, तो मेरे को वो वाली फीलिंग आई कि जब 2 फ्री पीरियड मिलते थे और हमको लगता था 2 पीरियड गेम खेलने को मिलेगा, और एकदम से फ्री पीरियड वाली टीचर वापस आ जाती है, वो वाली फीलिंग आ रही है। अब सर HDFC बैंक की एक बात अगर हम करें, तो देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया था ये, इसमें डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सर 0.5% का भी ये जो अपसाइड का मूवमेंट हो रहा है, जो अभी हमको देखने को मिल रहा है, वही कहीं ना कहीं आपके बैंक निफ्टी को भी एक ऊपर की ओर ही मूवमेंट देने का, एक सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है।
अब क्या ये मूवमेंट और आएगा? बिल्कुल, ये मूवमेंट आपका जैसे जैसे ये लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस होके और जब ये स्पेस में आ जाएगा, डेफिनेटली आपको ये मूवमेंट और देखने को मिलेगा। और जो अगर हम लेवल्स की बात करें, क्योंकि सर इक्विटी बेस बड़ा है ना, तो बहुत इरेटिक मूवमेंट्स तो नहीं आएंगे। अगर लेवल्स की हम बात करते हैं तो मैं समझता हूं इस आईपीओ के प्रोसेस के दौरान ही एक जो 1980 रुपए, 1986 रुपए का इसने एक लेवल बना रखा है जहां ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, उसको जरूर क्रॉस करता हुआ 2080 से 2120 रुपए तक का लेवल बहुत कंफर्टेबली और बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मैं आपको ये बोल रहा हूं। अगर मैं कंजर्वेटिव अप्रोच अपनी हटा दूं तो मैं आपको बोलूंगा 2160 से 2200 तक का लेवल भी ये बैंक दिखाने का दमखम रखता है एट दिस न्यूज, आरबीआई पॉलिसी। और वैसे भी आप देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये लेवल्स अब दिख रहे हैं ऑन कार्ड्स।